जी अस्सलाम वालेकुम। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के हवाले से डिस्कशन करते हैं। चैप्टर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोसेस के हवाले से तमाम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जा रहा होता है। एक प्रोसेस जब चलता है तो उस प्रोसेस के हवाले से मुख्तलिफ डिटेल्स होती हैं। वो प्रोसेस कितनी मेमोरी ले रहा है, वो प्रोसेस उसका आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उस प्रोसेस की स्टेट क्या है, उसने क्या काम किया है, वो कौन से रजिस्टर्स यूज़ कर रहा है। मतलब एक प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो उससे रेलेवेंट जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेज करने के लिए एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जो मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करता है। उसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। इसका एक और नाम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी है, पीसीबी इन शॉर्ट। हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी है और प्रोसेस की सारी मैनेजमेंट उसके पीसीबी की मदद से की जाती है। 10 प्रोसेस क्रिएट किए तो उनके अपने अपने होंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स। ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है प्रोसेस के हवाले से। और इस पीसीबी के अंदर जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करता है, मूव करता है, तो लेट सपोज P1 से P2 पे जा रहा है, तो P1 से मूव करने से पहले पहले जितना कुछ भी काम हुआ है प्रोसेस 1 से रिलेटेड वो सारा का सारा उसके पीसीबी में स्टोर किया जाता है। और उसके बाद स्टोर करने के बाद एक्चुअली अगर प्रोसेस 1 चल रहा है तो उसका पीसीबी अनलोड किया जाता है। प्रोसेस 2 को चलाना है तो बेसिकली उसको चलाने से पहले उसका पीसीबी लोड किया जाता है। मतलब उससे रिलेटेड, उससे रेलेवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लोड की जाती है और उसके बाद प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट कराया जाता है। और अगर प्रोसेस 2 को रोकना है तो पहले तमाम इंफॉर्मेशन प्रोसेस 2 की स्टोर की जाती है उसके पीसीबी के अंदर, उसके पीसीबी को अनलोड किया जाता है। और किसी नए प्रोसेस को अगर चलाना है तो उसको चलाने से पहले उसका पीसीबी लोड किया जाता है। इस तरह से ये सिलसिला कार चलता है। When CPU switches from one process to another, CPU uses उसका related PCB to save उसका current state और उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह, ताकि जब कंट्रोल उस पर वापस आए। मतलब प्रोसेस 2 पे मैं चला गया था, प्रोसेस 1 चला रहा था, तो जब मुझे वापस प्रोसेस 1 पे आना हो तो मैं बेसिकली उसके पीसीबी की मदद से उसने जितना काम किया हुआ है वो सारा काम दोबारा से जो है ना रिट्रीव कर सकूं। इसलिए पीसीबी को मेंटेन किया जाता है। जब प्रोसेस टर्मिनेट किया जाता है तो उसके पीसीबी को भी डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि उसको रखने का भी मकसद नहीं है मेमोरी से। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे पीसीबी बेसिकली मेमोरी में मेंटेन किया जा रहा होता है। अगर आप ज़्यादा प्रोसेसेस बनाएंगे तो आपके पास ज़्यादा पीसीबीज होंगे, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेंगे। वही बात रिपीट करें कि एक रिपोजिटरी के तौर पे एक्ट करता है। दैट मे वेरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। बिल्कुल एक प्रोसेस है उसका अपना पीसीबी, दूसरा प्रोसेस है उसका अपना पीसीबी। पीसीबी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर की जाती हैं, इसमें चंद एक यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। पहले भी बात की थी, अगर आपसे कहता है कि प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स बताएं तो आप इन बातों को, इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या कहते हैं वो इसमें, सबसे पहले प्रोसेस स्टेट। बिल्कुल प्रोसेस न्यू है, रेडी में है, एग्जीक्यूट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, टर्मिनेट हो चुका है, उसकी स्टेट जो है ना स्टोर की जाती है। हर प्रोसेस का एक अपना आईडी है, तो प्रोसेस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका प्रोसेस आईडी होता है। इसका मकसद ये है कि प्रोसेस को उसके बाद जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करना है, प्रोसेस को कॉल करना है, प्रोसेस को जो है ना कहीं पर प्रोसेस ने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, प्रोसेस ने कहीं से इनपुट लेनी है, किसी का कहीं आउटपुट करनी है, प्रोसेस से रिलेटेड प्रोसेस को जब जब इस्तेमाल करना है तो उस प्रोसेस की पहचान उसका आईडी होगा। दो प्रोसेसेस के आईडीज़ कभी सेम नहीं होंगे, तो बेसिकली उस प्रोसेस को एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाएगा और ये पीसीबी में स्टोर किया जाता है। प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर, पहले भी बात हुई है। प्रोसेस चल रहा है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करिए, अगली इंस्ट्रक्शन जो है ना कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, आपका प्रोसेस कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ कर रहा है उनकी डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होती हैं। आखिर आपका प्रोसेस कौन सी शेड्यूलिंग जो है ना फॉलो कर रहा है,
शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, प्रायोरिटी बेस्ड है, राउंड रॉबिन है, उसकी क्या प्रायोरिटी है वो तमाम डिटेल्स आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में रखी जाती हैं। उस प्रोसेस की मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के वो जो है ना बेस रजिस्टर कौन सा यूज़ कर रहा है, लिमिट रजिस्टर कौन सा यूज़ कर रहा है, उसमें पेज टेबल्स कौन से यूज़ कर रहा है, सेगमेंट टेबल्स कौन से यूज़ कर रहा है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, ये तमाम चीज़ें। पेज टेबल बेसिकली सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो प्रोसेस है, प्रोसेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो कहलाता है पेजिंग। हमने प्रोसेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने उसके पेजेस बना दिए। वो पेजेस किस हिसाब से मेमोरी में स्टोर किए वो सारा हिसाब किताब पेज टेबल में रखा जाता है। आपका प्रोसेस है, आप पेज नहीं बनाना चाहते, आप उसके सेगमेंट्स बना सकते हो, आप उसको अनइक्वल साइज में डिवाइड कर सकते हो, वो चीज़ कहलाती है सेगमेंट्स। और आपके प्रोसेस के कितने सेगमेंट्स बने हैं वो तमाम चीज़ों का हिसाब किताब सेगमेंट के टेबल में रखा जाता है। तो चाहे वो पेज टेबल हो चाहे वो सेगमेंट टेबल हो, बेसिकली मेमोरी को मैनेज करने के दो टेक्निक्स हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे अगर आपने प्रोसेस के पेजेस बनाए हैं या सेगमेंट्स बनाए हैं तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अगर आपका प्रोसेस बहुत छोटा है तो हो सकता है कि आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। तो मामूली बातें ये कि मेमोरी यूनिट्स कितने इसने कंज्यूम की हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है, मतलब बेस रजिस्टर क्या है, लिमिट मतलब कितना साइज़ का मैक्सिमम हो सकता है, वो तमाम चीज़ें इसकी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या बताता है, प्रोसेस का नंबर, उसका टाइम लिमिट्स यानी कि उसका जो है ना टाइम क्वांटम वगैरह, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। और आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस है, किस तरह से उसने जो है ना कौन कौन से डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, कौन कौन सी डिवाइसेस उसको असाइन की गई हैं, फाइल्स हैं तो कहाँ कौन सी फाइल से डाटा लेना है, कौन सी फाइल पे डाटा राइट करना है, फाइल के हवाले से उसको कौन कौन सी परमिशंस हैं, राइट्स कौन कौन से हैं उसको, वो तमाम चीज़ें आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन में स्टोर की जाती हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के हवाले से। फर्दर अगर बात करें तो आ जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। वैसे तो ये चैप्टर 4 भी है लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। शेड्यूलिंग जैसे आपको पता है आप स्केड्यूल करते हो, आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो एग्जीक्यूट होना चाह रहे होते हैं, सीपीयू के पास आना चाह रहे होते हैं। सीपीयू एक वक्त में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, आखिर वो किस सीक्वेंस में इन तमाम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा, पहले P1 फिर P5 फिर P3 फिर P4, एक सीक्वेंस डिफाइन हो गया। तो ये कहलाती है प्रोसेस शेड्यूलिंग। मुख्तलिफ किस्म की शेड्यूलिंग जो है ना की जाती है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। और शेड्यूलिंग इसलिए की जाती है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं, जिनको जो है ना रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको रन टाइम के ऊपर यानी कि डायनेमिकली रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक असाइन किया जाता है। सीपीयू एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए इसकी शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सको। शेड्यूलिंग ये बताती है कि आपका कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा और कितनी देर के लिए चलेगा, और इसी तरह दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा और कितनी देर के लिए चलेगा, एंड सो ऑन। इस मेथड को कहते हैं हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग या सीपीयू शेड्यूलिंग, दोनों का एक ही मतलब है। शेड्यूलिंग की बात करें तो उससे पहले उसने कुछ क्यूज़ के हवाले से डिस्कशन की है। शेड्यूलिंग की क्यूज़, पहले एक जॉब क्यू, फिर रेडी क्यू, और इसी तरह से उसने वेटिंग क्यू के बारे में भी कहा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर थोड़ा ध्यान से सुना है तो एक चीज़ आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। जॉब क्यू से मुराद बेसिकली ये है जब आपके प्रोसेस क्रिएट होता है, न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस होता है, और एक नहीं मल्टीपल अगर प्रोसेसेस न्यूली क्रिएटेड हैं तो वो होंगे जॉब क्यू के ऊपर। वो जॉब क्यू के अंदर होंगे प्रोसेसेस जो अभी इनको मेमोरी भी एलोकेट नहीं हुई, वो वेट करें कि उनको मेन मेमोरी में जगह मिले, तो वो जॉब क्यू। इसी तरह मैंने आपसे कहा था चैप्टर 2 में इसके हवाले से बात की थी कि जॉब पूल के ऊपर जब जॉब्स मौजूद होंगी तो वो बेसिकली जॉब क्यू के अंदर मेंटेन हो रही होंगी, यानी कि उनको मेन मेमोरी में अभी जगह नहीं मिली, वो जगह जो है ना जगह मिलने का इंतज़ार कर रही हैं। फिर रेडी क्यू बेसिकली ये आपके पास जब प्रोसेस मेमोरी में आ जाता है और एक नहीं मल्टीपल प्रोसेसेस मेमोरी में आ जाते हैं तो वो मेंटेन किए जा रहे होते हैं रेडी क्यू के अंदर। रेडी क्यू में से आपका कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट किया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन, सीपीयू के पास भेजा जाता है और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, और इसी तरह एक एक करके रेडी क्यू में से प्रोसेसेस को पिक किया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन, और रेडी क्यू मेंटेन की जा रही होती है आपकी मेन मेमोरी के अंदर।
प्रोसेसेस रेडी क्यू आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द CPU, ठीक है। और आमतौर पे ये लिंक लिस्ट के तौर पे जो है ना इसको स्टोर किया जाता है। लिंक लिस्ट पे मैं ज़रा भी डिस्कशन नहीं करूँगा, चैप्टर 7 की बात है। बस ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है और डिफरेंट जगहों पे मेमोरी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना, ज़रूरी नहीं इकट्ठे पड़ी हों, मुख्तलिफ जगहों पे भी ये मौजूद हो सकती हैं और इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है लिंक लिस्ट के साथ, आपस में लिंक्ड किया जाता है इनको। तो ये लिंक लिस्ट है, ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। वेटिंग क्यू के अंदर वो तमाम जो है ना आपके प्रोसेसेस को मैनेज किया जा रहा होता है जो बेसिकली ब्लॉक हुए होते हैं। जो सारे प्रोसेसेस ब्लॉक हैं वो सारे के सारे वेटिंग क्यू में मेंटेन किए जा रहे होते हैं। जैसे जैसे उनका IO ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो यहाँ से उनको वापस रेडी क्यू में एक एक करके भेजा जाता है, ठीक है। डायग्राम में थोड़ी सी बात कर लें। जॉब क्यू से जब प्रोसेसेस को मेमोरी में जगह मिलती है तो वो चले जाते हैं रेडी क्यू के अंदर। उसमें से किसी एक को मिलता है CPU तो वो एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाता है। अगर जो है ना कोई इनपुट आउटपुट का काम आ गया तो उसको जो है ना IO वेटिंग क्यू में डाल दिया जाता है और जब तक अपना IO ऑपरेशन कंप्लीट करता है और उसके बाद वो चला जाता है रेडी क्यू के अंदर। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तो ये रिवीजन है और कोशिश है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको पहुँचा दी जाए। बाकी आप लोग बुक से रीड करें, देखें और अब इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसको डिस्कस किया जा सकता है। और इसी तरह जो है ना CPU के पास थे और वहाँ से उसको स्वैप आउट कर दिया गया तो वो आपका जो है ना स्वैप आउट किया गया और जब उनको जगह बन गई मेमोरी के अंदर तो वापस मेमोरी में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो स्वैप इन कर दिया। इस तरह से आपकी ये 3 क्यूज़ मेंटेन की जा रही होती हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि शेड्यूलर क्या है और आपके पास ये 3 तरह की शेड्यूलिंग है, ये क्या जो है ना इसके हवाले से यहाँ पे डिस्कशन की गई है।